हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कंटामिनेशन ऑफ फूड के बारे में। तो ये पूरा जो ऑल ओवर जो आप जो लेक्चर सुनेंगे वो हमारा कंटामिनेशन ऑफ फूड है, वो किस तरीके से फैलता है, क्या क्या चीज़ें जो हैं हम प्रिकॉशंस क्या क्या यूज़ करते हैं, और जो होटल में जो इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या क्या जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो सब जो हम इस टॉपिक के बीच में कवर करेंगे। सो फर्स्ट पे आता है हमारा कंटामिनेशन ऑफ फूड। फूड कंटामिनेशन क्या होता है कि जो आपके फूड से अलग जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स है वो आपके फूड में एंटर करते हैं और उसको पॉइजनिंग बना देते हैं। फूड पॉइजनिंग जो होती है, और उसको आपके जो डिश है उसका जो टेस्ट है उसको ख़राब कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है आपके, अगर मैं बात करूँ कंटामिनेशन ऑफ फूड के बारे में। सो हम डीपली डिटेल्स में जो हम अभी बात करेंगे। सो फर्स्ट वन पे हमारा फिजिकल कंटामिनेशन आता है। अब जो फिजिकल कंटामिनेशन का मतलब फॉरेन बॉडीज़ जो हमारे खाने में पाई जाती हैं उसको हम फिजिकल कंटामिनेशन बोलते हैं। और जो लिस्ट है फॉरेन बॉडीज़ की वो क्या क्या होती हैं वो एंडलेस है, यानी कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मान नहीं सकते कि क्या क्या उसके अंदर हो सकता है। आपके स्टॉक्स, स्टोन्स, पेबल्स, इंसेक्ट बॉडीज़, मेटल पार्टिकल्स, नट्स, पॉल्स, ग्लास, रोडेंट ड्रॉपिंग्स, मेटल स्क्रूज, सिगरेट एंड्स, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, स्टेपलर पिन एंड वुड चिप्स, ह्यूमन हेयर पिन्स, क्लिप्स एट्सेट्रा। This type of contamination can be easily brought under control if the establishment has sound systems and procedures in place. So the most important thing, we need a dedicated team of people who ensure that nothing unwanted comes into the kitchen place, because एक dedicated team जो होती है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है कि आपके जो खाना है, आपके जो फूड है, जो डिशेज़ हैं, चाहे आपका रेडी टू ईट हो या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है, वो हर चीज़ के ऊपर जो है अपनी एक कीप एन आई जो आप बोल सकते हैं वो रखते हैं, जिससे कि आप हर चीज़ में कुछ भी आपका फॉरेन बॉडीज़ जो होंगी वो एंटर नहीं कर पाएंगी। उस चीज़ के लिए जो है बहुत सारी प्रिकॉशंस यूज़ की जाती हैं। So let's come on the next point, that is the chemical contamination. The chemical contamination जो हमारा कहाँ पर होता है at the time of growth, कि हम जितने भी हमारे जो फूड ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है, या फिर हम अपने खेतों की बात करें, फील्ड्स वगैरह की, जहाँ जहाँ पर जो हम इसको फूड को ग्रो करते हैं वहाँ पे अगर हम कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं इनको बनाते टाइम पे, ग्रोइंग के टाइम पे, आपके फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स भी होते हैं जैसे कि आपके लेड और डाइऑक्सीजन्स हो गए। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द फूड प्रिपरेशन, कि आप जब फूड प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो पर्सन है उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए चीज़ों के ऊपर, कि आपके जो क्लीनिंग केमिकल्स हैं, ऑयल्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़, आप एक खाना प्रिपेयर करो, आपको जो दूसरी डिश प्रिपेयर करे उसको बिल्कुल या तो पहले आप पहले वाली को ख़त्म करोगे या फिर आप उसको बाद में स्टार्ट करोगे एक डिश के कंप्लीट होने के बाद। साथ साथ करने में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके केमिकल पार्टिकल्स जा सकते हैं उसके अंदर। थर्ड पॉइंट इज़ द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स जब फूड प्रिजर्व करके रखते हो, आप प्रिजर्व करके रखते हो, आपके सॉसेस हो गए, सलामीज़ हो गए। अब इनका क्या होता है कि एक बहुत एक ड्यूरेबिलिटी जो है इन डिशेज़ की, इन प्रोडक्ट की जो है वो ज़्यादा होती है। सो इस वजह से जो इनकी प्रोसेसिंग है, क्योंकि हमें बहुत लंबे टाइम तक इनको स्टोर करके रखना है, तो उसमें भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ भी जो केमिकल्स वगैरह हैं उसके थ्रू इनमें कंटामिनेशन ना हो। I'm going to tell you the next point, that is a microbiological contamination which spoil your large amount of food, multiplication of food poisoning. So it is very surprising to know that when we want to talk about the contamination, most of the time one refer to physical contamination or chemical contamination. Nobody talk about the microbiological contamination, but this is the most dangerous contamination that we found in our food, because it result in a large amount of spoiled food and unacceptable instances of food poisoning cases. Microbiological contamination takes place due to the presence and multiplication of food poisoning bacteria. Let me tell you what is the bacteria. Bacteria are single cell organisms found everywhere, on raw material, food, people, soil, air, water, everywhere. Bacteria are microscopic and vary in size. You can't see them with the naked eye. You need a microscope to see them. Otherwise, you can see the result on the dish that bacteria spoil them. While most of the bacteria found in nature are harmless to humans, a few are harmful and can cause damage to mankind. These bacteria are classified as pathogens. So, food poisoning bacteria may be brought into the food premises from sources. अब जो sources है वो क्या क्या है? That are the food handlers, the people working in related departments such as kitchen, stewarding, service personnel, and to a certain degree guests.
and also from the raw foods, that is including poultry, meat, eggs, milk, fish, shellfish and water, especially when polluted with sewage or animal feces. Vegetable or fruit may become contaminated by manure or polluted irrigation water. अब जो रॉ फूड है हमारा वो हो गया हमारा, इंक्लूडिंग लाइक पोल्ट्री हो गया, हमारा मीट हो गया, ये जो सारी चीज़ें, इनसे भी जो हमारा फूड है वो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत जल्दी जो है, जो इनके बैक्टीरिया होते हैं वो, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग करते टाइम हम थॉइंग करेंगे, जो हमारा मीट होता है उसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं, अगर तो वो थोड़े से भी किसी एक दूसरे डिश में चले जाएंगे तो उसके लिए वो बहुत एक बड़ा लॉस हो सकता है. सो नेक्स्ट इज़ द इंसेक्ट्स, rodents, animals and birds. And fourth point is the environment, including your soil and dust. Bacterial multiplication takes place in many ways, and more often than not, it is the food handlers themselves who unknowingly contaminate perfectly safe food, thereby making it hazardous to eat. Moving on the next point, that is the roots and vehicles of contamination. किन किन चीज़ों से जो हमारा जो कंटामिनेट है फूड वो कैसे हो सकता है, उसके रूट्स क्या क्या हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हैंड्स ऑफ फूड हैंडलर्स, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे जो स्टाफ है वो दे कैरी पान मसाला, टोबैको and BDs and etc. And next is the clothes and equipment. That is when a food handler goes to use the convenience, he or she is supposed to take the apron off and keep it in the kitchen itself in pigeonholes made exclusively for holding apron while the staff go to the locals. After the work is done, he or she is supposed to deposit the soiled uniform in the uniform room. And next is the hand contact surfaces. When kitchen staff use the convenience and do not wash their hands properly, ideally a nail brush should be provided at the wash hand basin at all times. And food contact surfaces, so हमारे बहुत सारे जितने भी कोई और नहीं होता जो हमारा फूड कंटामिनेट करने के लिए, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे खुद का स्टाफ होता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन. क्योंकि अब जब हम जो फूड हैंडलर्स होते हैं प्रिपरेशन करते टाइम पे अगर प्रॉपर से वॉश नहीं करेंगे, कि एक डिश प्रिपेयर कर दिया उसके बाद हम दूसरी प्रिपेयर करने लगे, हमारे हैंड वॉश नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अपने साथ लिया हुआ, जैसे मैंने बात की थी कि पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया. सो उन सब चीज़ों के अगर आपने यूज़ किया है, आप पहली बात तो आप उसको अगर ऑन इन प्रीमिसेस आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक अलग से स्पेस दिया जाता है, आपकी टाइम पीरियड होता है, आपको बाहर जाके आपकी जो एक आप हैबिचुअल हो जिन चीज़ों को आप उनको यूज़ कर सकते हो. एक कुछ होता है कि हम क्लोथ्स जो हमारे इक्विपमेंट्स, हम कुछ नाइफ्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ हमारे एप्रन वगैरह हम कुछ अपनी कन्वीनियंस, यानी कि हम वॉशरूम वगैरह के लिए कोई स्टाफ जाता है तो वो जो अपने एप्रन वगैरह जो अपने साथ में लेके चले जाते हैं. ऐसा नहीं होता, आप जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई वो आपको अपना जो एप्रन वगैरह आपके इक्विपमेंट है वो सब कुछ आपको वहीं पे छोड़ के जाने होते हैं. किचन में एक प्रॉपर एरिया होता है. उसके बाद आप अगर बाहर जाते हो और आने से पहले आपको एक केमिकल के थ्रू आपकी जो हैंड वॉश है वो आपको करना बहुत ज़रूरी होता है. हैंड कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, आपके जो स्टाफ, आप किसी से काम कर रहे हो, आपने कुछ काम किया तो आपके जो नेल्स वगैरह में कुछ भी हो सकता है, कुछ कंटामिनेटेड बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपके फूड को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उसका टेस्ट ख़राब कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको जो अपने हैंड की प्रॉपर वॉशिंग होनी बहुत ज़रूरी है. अब जो एक लास्ट पॉइंट बढ़ता है कि जो फोर्थ पॉइंट है क्रॉस कंटामिनेशन. क्रॉस कंटामिनेशन जो उसके बारे में बहुत कम जो है लोग जानते हैं. क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है? क्रॉस कंटामिनेशन में क्या कि आपके जो बैक्टीरिया वो ट्रांसफ़र होते हैं एक कंटामिनेटेड फूड से दूसरे जो सेफ फूड है उसमें, कि आपका एक जो फूड है वो तो ख़राब हो चुका ऑलरेडी, लेकिन उसमें से जो आपके बैक्टीरिया है वो दूसरे जो सेफ फूड है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब जो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसके भी अपने अलग अलग मेथड हैं, जो कि हमारा एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रिप मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया. अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड क्या होता है कि आप उसमें क्या करोगे कि जो फूड आप पिकअप करने के लिए गए, इंग्रेडिएंट जो आप पिकअप करने के लिए गए हो, कुछ बुचरी का सामान है, कुछ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, एंड उनको मोस्टली स्टाफ क्या होता है कि आप कोई इंटर्न हो गया या फिर जो सबसे लोअर लेवल पे कॉमीज होते हैं वो लोग पिकअप करने के लिए जाते हैं स्टोर वगैरह. तो उसके बाद उन लोगों को इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि पिकअप कैसे करते हैं. कुछ होते हैं जिनको पता होता है, लेकिन जिनको पता नहीं होता वो सब कुछ एक साथ रख लेते हैं, जिससे कि जो आपके बैक्टीरिया है वो एक से दूसरे फूड में जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा ड्रिप मेथड. ड्रिप मेथड इज़ लाइक इनएडिक्वेट स्टोरेज आप बात कर सकते हैं. जो आपके वॉक-इन्स वगैरह हैं, अब जो फूड होता है किचन में उसकी जो स्टोरेज होती है वो वॉक-इन्स में ही होती है. और जो आपका किचन स्टाफ है उसको
मतलब अपनी जो चीज़ है उसके लिए जो प्लेस है वो सेग्रीगेट कर देना चाहिए कि ऊपर जो चीज़ हम शेल्फ बने होते हैं वहाँ पे, तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो स्टोरेज है वो कौन सी डिश की, कौन से रॉ मटेरियल की कहाँ पे करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ लाइक नीचे आपने मिल्क रख दिया, ऊपर आपने कर्ड रख दिया, और जो कर्ड का जो बर्तन है उसमें से आपकी कुछ कर्ड का जो एक डिप है वो आपके मिल्क में गिर गई है, तो उसमें आप सपोज़ कि आपका जो मिल्क पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, ना उसकी कर्ड बनेगी, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। अब जो इनडायरेक्ट मेथड है वो आपके जो सपोज़ आप कोई चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हो, आपने उसको क्लीन नहीं किया, लेकिन उसके बाद आप उसी सेम चॉपिंग बोर्ड पे आपने दूसरी डिश जो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। सो ये जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है, जिससे आपके जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक से दूसरे फूड में, यानी कि क्रॉस कंटामिनेशन होता है। नाउ हियर इज़ द पॉइंट दैट हाउ कैन वी कंट्रोल ऑन द कंटामिनेशन, हाउ कैन वी स्टॉप द बैक्टीरिया टू कंटामिनेट द फूड। अब जो कंटामिनेट है वो आप जो मेथड्स हमने भी बात की थी, जिनके बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल कंटामिनेशन हो गया, आपके क्रॉस कंटामिनेशन हो गया। अब ये जो कंटामिनेशन है वो होते क्यों हैं? हमारा खुद का स्टाफ होता है जो ट्रेन नहीं होता, और ट्रेंड होता है तो अपनी जो हाइजीन प्रैक्टिसेस है उनको भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, पैसे के लिए चलो। लेकिन कुछ आपकी जो छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत बड़ा जो है किसी की डेथ भी हो सकती है। अगर आप एक पॉइजनस फूड को जो आप प्रिपेयर करते हो, डिश को प्रिपेयर करते हो, कोई एलर्जिक है किसी चीज़ का, एलर्जी के बैक्टीरिया अगर एक से दूसरी डिश में अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसको कोई ऐसा गेस्ट जो कंज्यूम करता है जिसको एलर्जी होती है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी उसकी जो लाइफ है उसके ऊपर रिस्क आ सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको जो आपके कंटामिनेशन होने से रोकना, आपके बैक्टीरिया ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। आपको प्रॉपर जो आपका स्टोर पिकअप, आपकी स्टोरेज है, आपकी डिश प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको हर चीज़ में आपको जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जो अब कंटामिनेशन कंट्रोल हम कहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। प्रॉपर परचेजिंग। अब जो परचेजिंग के टाइम पे कि हमारे जो सप्लायर है वो हमें रिलायबल होने चाहिए, हमें उन्हें पहले से जानते हो, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरीज। अब जो हमारी डिलीवरीज और ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल एक क्लीन, प्रॉपरली इक्विप्ड होनी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आएंगे उनके पास भी अलग अलग सेक्शन हो जो फूड सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्ट डिलीवरीज। अब जो डिलीवरी के टाइम पे आते हैं उसको भी हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो हमारा फूड है वो हमें सही मिला है, ख़राब मिला है, उसमें किसी तरह की कोई भी बैक्टीरिया तो नहीं है, कंटामिनेटेड नहीं है फूड। और अगर उसका आप मतलब टेम्परेचर वगैरह, आप उसकी कोड्स, डेट ऑफ मार्किंग, उसको कोई ख़राब की जो है वो एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो आपको डिलीवरी के टाइम पे, ये सब पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद आपकी प्रॉपर स्टोरेज, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो ये सब जो चेक होने के बाद जो आपकी स्टोरेज है, रेफ्रिजरेटर वाले को रेफ्रिजरेटर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले को जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम जो है स्टोर करेंगे। कोल्ड स्टोर हो गया वहाँ पे, वॉक-इन्स का वॉक-इन में। सो फिफ्थ पॉइंट इज सेपरेट फूड आफ्टर थॉइंग। अब जो थॉइंग करने के बाद जो मीट प्रोसेस, जो ये थॉविंग जो वर्ड यूज़ किया गया है मीट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। अब इसमें जो है थॉविंग करने के बाद में जो फूड है आपका, उसको आपको एक प्रॉपर एक सेपरेट यूटेंसिल जो है उसमें आपको रखना चाहिए, ताकि जो उसके कुछ बैक्टीरिया है, कुछ लिक्विड जो है वो किसी दूसरी डिश में ट्रांसफ़र ना हो जाए। सो नेक्स्ट, प्रॉपर कंटेनर्स फॉर फूड। अब जो आपके कंटेनर्स हैं फूड के लिए, कि आपने मिल्क के लिए अलग रखा है, कर्ड के लिए अलग है, वेजिटेबल्स के लिए अलग है, फ्रूट्स के लिए अलग है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो कंटेनर्स है वो आपके अलग अलग होने चाहिए, सेपरेट। नेक्स्ट हमारी कलर कोडिंग। जो आपकी कलर कोडिंग है वो आपको वेज के हिसाब से वेज होनी चाहिए, नॉन वेज के हिसाब से नॉन वेज। तो इससे जो आपके जो फूड है आपको ईजीली आप जान सकते हो कि हाँ ये फूड वेज है, ये नॉन वेज है। कीप हाई रिस्क फूड अपार्ट फ्रॉम रॉ फूड। अब जो हाई रिस्क फूड होता है जिससे आपकी जो बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे आपको जो आपका रॉ फूड है उससे आपको सेपरेट रखना चाहिए। कीप फूड कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड। आपके जो आपका फूड है वो प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए। इन केस अगर आपकी स्टोरेज में आपकी कोई कमी रह जाती है, सो अगर आपका जो डिश है, आपका रॉ मटेरियल है, वो आपको अगर आपका क्लीन रैप से कवर होगा तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। सो आपको मेक श्योर कि आप जो फूड आपने जो स्टोर किया है वो प्रॉपर तरीके से कवर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। कीप प्रेमिसेस इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल क्लीन। अब जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो सब जो आपकी क्लीन होने चाहिए, गुड कंडीशन में होने चाहिए, उनकी जो टाइम टू टाइम जो उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए।
उसके बाद आता है आपकी जो आपके एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं उनको आपको क्लीन करना चाहिए केमिकल्स के थ्रू, क्योंकि अब आपने एक उसमें से कुछ आपने डिश यूज़ की, उसमें से आपने कुछ मीज़ा जो है यूज़ किया और उसके बाद आपने उसको ऐसे ही रख दिया है। सो मेक श्योर कि आप उसको क्लीन करके रख दें, आपको दोबारा उसको रीयूज़ करना हो। कीप क्लीनिंग मटेरियल अवे फ्रॉम द फूड। अब जो आपकी क्लीनिंग मटेरियल है, सपोज़ आपने कुछ सपोज़ आपकी जो वाइपिंग क्लोथ्स हैं और क्लीनिंग मटेरियल कुछ केमिकल वगैरह है, आपको उनको ना अपने से दूर रखना चाहिए। जब उनकी ज़रूरत हो तभी उनको यूज़ करना चाहिए। सो इससे जो आपका केमिकल कंटामिनेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13, रिमूव वेस्ट फूड। अब जब आपका वेस्ट फूड है वो किसी काम का नहीं रहता, उसमें बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो उसको आपको बहुत जल्दी से आपको गार्बेज बैग में डाल देना चाहिए, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कीप मैनी अनफिट फूड केमिकल्स अवे फ्रॉम द स्टोर फूड। कोई अनफिट फूड है, केमिकल्स है, उसको आपको जो स्टोरेज के टाइम पे आपको उससे अपने जो आपका फूड है उसको आपसे अलग रखना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन। जो आपकी पर्सनल हाइजीन उसको मेंटेन करके रखना चाहिए कि आपको बार बार अपने हाथ जो उनको वॉश करना चाहिए, ब्रशेज़ होती है उसकी हेल्प से। केमिकल से आपको जो सॉप और डिटर्जेंट वहाँ पे होते हैं आपको उनसे अपने जो हैंड वॉश हैं वो करने चाहिए। मेंटेन एक्टिव पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। अब जो किचन में जो आपके पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है उनको टाइमली टू टाइम जो ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, जिससे आपका जो स्टाफ है उसको ईजीली चीज़ें ये रिमेंबर हो अपने दिमाग में कि हमें ये सब चीज़ें आपके ऑपरेशन के टाइम पे जो ध्यान रखनी चाहिए जो हमारे फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। कंट्रोल विजिटर एंड मेंटेनेंस वर्कर्स। अब जो आपके कुछ विजिटर्स होते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के आते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, कुछ बिना शेफ कैप के अगर एंटर करते तो आपके किसी के बाल गिर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो जो आपके आउटसाइडर जो विजिटर्स होते हैं उनको एंट्री इतनी जल्दी नहीं देनी चाहिए। अगर प्रॉपर उनके पास उनकी कैप है, प्रॉपर उन्होंने प्रिकॉशंस यूज़ किए हैं, सो उन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद ही वो एंटर कर सकते हैं। आपके जो मेंटेनेंस वर्कर्स हैं वो एक बहुत हाई रिस्क होता है और उस एरियाज़ में आपको उनको एंटर नहीं करने देना चाहिए। अगर एंटर करना है तो उनके पास जो अपनी प्रॉपर जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए कि आपको किस तरीके से, एक प्रॉपर मेथड यूज़ करना चाहिए कि आपको किस तरीके से वहाँ पे काम करना है। अब जो हाइजीन और डिसिप्लिन है वो हर किसी पे लागू होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर तरीके से ग्रूम होके आना है, कोई कुछ ज्वेलरी वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं वेयर करनी है। हर चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जिससे आपका फूड जो कंटामिनेट हो सकता है आपको उस चीज़ों को अवॉइड करना है। Next point is the personal hygiene. As a food handler, one must ensure that the food provided to the customer is free of all of the above mentioned contaminants that we already discussed. Food handlers should remember that customers place great trust in them and that carelessness on their part could make customer ill or at times even lead to death. Our normal body temperature, which is around 37 degrees Celsius, is favorable for bacteria to develop and grow. This is probably the source of most cases of food poisoning. Personal hygiene should be important to everyone, but to a food handler, it is of paramount importance. The food handler has a moral and legal responsibility of having food standards of personal hygiene. The bacteria on the human body are usually found on hands, ears, nose, mouth, throat, and hair. So you must wash hands after touching these areas, otherwise the pathogen bacteria will enter into the food and then with favorable conditions, and the bacteria will grow and multiply and will cause the risk of contamination. The hands are the main medium through which bacteria are transferred to food. So here are some points that you kept in your mind, that you have to wash your hands after or before doing these things. Entering into the kitchen when your shift will be started, then you have to wash your hands. Coming back from a break, if you get a break for washroom, food, whatever, so आपको उस टाइम के बाद भी जो आपके जो हैंड्स हैं उनको वॉश करना चाहिए. Going to the toilet, it's also a very bacteria handler process. And after handling raw meat, बिफोर हैंडलिंग कुकड मीट, आपको जो कुकड मीट है उसको भी आपको हैंडल करने के बाद, और रॉ मीट है उसको हैंडल करने से पहले आपको अपने जो हैंड जो उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है. आफ्टर हैंडलिंग रॉ वेजिटेबल्स एंड अदर डर्टी फूड्स, आपकी जो वेजिटेबल्स है, रॉ वेजिटेबल्स, क्योंकि वो अगर आप डिलीवरी के टाइम पे अगर उनको पिकअप करते हो तो आपकी जो हैंड्स वगैरह वो बहुत डर्टी होती हैं. आप
मतलब आपको पता नहीं होगा कि वो क्लीन भी है या नहीं है, और कुछ अदर डर्टी फूड जो आप कैरी करते हो, जो आप पिक करते हो। सो मेक श्योर कि आपको जो उसको कैरी करने के बाद आपको जो आपके हैंड्स हैं उनको वॉश कर लेना है। आफ्टर हैंडलिंग गार्बेज, ऑब्वियसली अब गार्बेज को हैंडल करने के बाद आपको अपने जो हैंड्स है वो वॉश करने चाहिए, क्योंकि किचन में जो गार्बेज होता है वो डिफरेंट टाइप्स के फूड्स होते हैं। वेज नॉन वेज हो गया तो ख़राब होगा, अच्छा होगा, उसके बैक्टीरिया बहुत होते हैं गार्बेज बैग पे। सो यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। आफ्टर हैंडलिंग क्लीनिंग इक्विपमेंट, अब जो क्लीनिंग इक्विपमेंट लाइक मॉप, बकेट्स, क्लोथ्स, आपने कुछ भी अगर यूज़ किया तो उसके बाद जो है उनको यूज़ करने के बाद आपको जो अपने हैंड्स उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बैक्टीरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रोका जा सके। आफ्टर टचिंग और ब्लोइंग नोज, सपोज किसी को कोल्ड हो रखा है, उसके बाद आपको बार बार आपकी जो नोज़ आप उसको टच कर रहे हो, फर्स्ट थिंग तो अगर आप बीमार, आप एबल नहीं है, ऐसी कुछ बैक्टीरिया फैलने के चांसेस हैं, तो आपको बिल्कुल भी शिफ्ट पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है, आप कर सकते हो काम को, तो उस केस में आपको बार बार आपको जो नोज़ वगैरह उसको नहीं टच करना है। अगर आप टच कर रहे हो सपोज, तो आपको अपने हैंड्स जो है वॉश कर लेने हैं। टचिंग हेयर्स, मोस्टली फीमेल्स की आदत होती है अपने बालों में हाथ मारने की, सो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। कोई फीमेल शेफ़ है एंड मेल शेफ़ ऑल्सो। आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आपके जो भी आपको रेगुलर इंटरवल मिलता है, आपका लंच हो गया, आपको स्मोकिंग के लिए जा रहे हैं आप, और कुछ भी हो सकता है, आप पिकअप करने के लिए कुछ भी, आपको कोई भी इंटरवल आपका, उसके बाद भी आपको जो है किचन में एंटर करने से पहले आपको अपने हैंड्स जो है वो वॉश करने हैं, या फिर आप एंटर करने के बाद जो बिल्कुल सिंक होता है आप वहीं पे वॉश कर सकते हो। नो ज्वेलरी, आपको कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी है, लाइक ब्रेसलेट, वॉचेस, ईयरिंग्स, कुछ भी नहीं है। दीज आर नॉट अलाउड इन फूड एरियाज because these carry dirt and bacteria, but you can wear important rings and such as wedding rings or chain, that chain for males and a ring for females. Now these points which we discussed, these are the endless. Hand should be washed in a basin, meant for hand wash only, and never in a sink, क्योंकि जो सिंक होता है आपका वो बिल्कुल जो आपकी वेजिटेबल्स, मीट्स हैं उनको वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलवेज यूज़ हॉट वाटर टू वॉश हैंड्स, and hands should be clean all around and between the fingers also. Use nail brushes while cleaning the hands and apply a disinfectant to keep your hands free from the germs, and you must keep the fingers a little short as bacteria might grow in the dirt under the nails. If you see the food poisoning in surrounding you, so you have to remember these some points. First one is the report illness to employer or supervisor. जो आपके, अगर आप बीमार हो या फिर कोई, आपको अपने एम्प्लॉयर को या फिर सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। नोट हैंडल द फूड अंटिल गिवन क्लियरेंस टू डू, आपको जो फूड है जिससे जो कंटामिनेटेड था, जिससे आप बीमार हो, उसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, आपको कैरी नहीं करना उसको जब तक कि कुछ क्लियरेंस ना हो जाए, बिकॉज उसमें से जो है सैंपल लिए जाते हैं, उससे पता चलता है कि आपको किसी को कोई एलर्जी हुई है, फूड कंटामिनेटेड था, या फिर उसमें किस टाइप का कोई वायरस, बैक्टीरिया कुछ ऐसा था। सो उसको इसीलिए उसको टच नहीं करना जब तक कि आपकी कोई क्लियरेंस नहीं हो जाते। टेल द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है कि आप एक फूड हैंडलर हो, या फिर आपको किस तरीके से जो है कंटामिनेटेड फूड आपने कंज्यूम किया है, फूड पॉइजनिंग हुआ है, वट एवर। गेट मेडिकल क्लियरेंस, अगर आप स्टाफ हो तो आपको शिफ्ट पे तभी आना जब आपको एक मेडिकल क्लियरेंस मिल जाता है कि दैट यू आर फिट फॉर द वर्क। नेक्स्ट आती है हमारी जो हैशप पॉलिसी है। हैशप पॉलिसी में आती है हमारी फर्स्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब ये गवर्नमेंट की साइड से जो एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, एक फूड सेफ्टी लॉ है, जो कि आपके जो हेल्थ एंड जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आपके फूड के जो एक रैंडम सैंपल्स लेते हैं। अगर आपका कोई भी सैंपल फेल हो जाता है तो आपकी जो प्रोसिक्यूशंस है वो फॉलो किया जाता है, उसमें पनिशमेंट के तौर पे कुछ भी हो सकता है। और हर जो एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, कोई भी होटल होता है, उनकी एक अपनी हैज़र्ड जो ये हैशप पॉलिसी है एक सर्टिफाइड होती है। अब उन्होंने अपने जो होटल में एक अलग से जो हैशप टीम होती है वो भी बनाई हुई होती है, तो उसमें वो लोग जो बहुत सारी चीज़ों को इंश्योर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आपके सेफ्टी प्रोसीजर्स को, इम्प्लीमेंटेशन होगी, मेंटेन हो गई, रिव्यू करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपसे जो है डिस्कस करूँगी के बारे में।
या आपके हैशप पॉलिसी में एनालिसिस ऑफ द पोटेंशियल फूड हैजर्ड्स। अब जो आपके पोटेंशियल फूड हैजर्ड्स है कि जो बहुत जल्दी से कंटामिनेटेड हो जाता है आपके बिजनेस ऑपरेशंस में, सो उन चीज़ों को ध्यान रखता है। आपका जो पोटेंशियल फूड है जो ईजीली बैक्टीरिया को कैच कर लेता है, उनके लिए उनको एनालाइज करती है, उसकी प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे उनको जो एनालाइज करते हैं बताते हैं उनको कि उनकी जो प्रिकॉशंस है वो क्या कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइंट्स। अब जो ये पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनसे आपके जो हैज़र्ड्स है वो आपका फूड हैज़र्ड्स जो है वो आपका अकर होता है, उनके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, उन पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। कहाँ पे जो हैशप जो पॉलिसी है वो हैशप पॉलिसी के अगेंस्ट जो चीज़ें होती है लाइक बैक्टीरिया कंटामिनेट होने के चांसेस कहाँ पर होते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। तो इन सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे जो आपका फूड जो है वो कंटामिनेट हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, उसको मॉनिटर करते हैं प्रोसीजर्स को कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पे जो बैक्टीरिया वो कैरी ना हो पाए, उन सब चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हाँ जो स्टाफ है उसको अवेयर किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जो बैक्टीरिया है उनकी कंट्रोल को रोक सकते हैं। रिव्यू करते हैं, रिव्यू द प्रोसीजर पीरियोडिकली। जो उनके प्रोसीजर्स होते हैं, जो उनके इंस्पेक्शन होते हैं, जो ये टीम होती है हैशप वाली, ये बिल्कुल रैंडमली जो आपके एरियाज़ को चेक करती है विदाउट इन्फॉर्मेशन। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये सब जो हैशप की पॉलिसी उन सब चीज़ों के अगेंस्ट है, तो उसमें आपको जो अगेंस्ट आपकी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। सो ये सब तो जो हमारे पर्सनल हाइजीन हो गया, फूड सेफ्टी से रिलेटेड एवरीथिंग जो हमने टॉपिक इसमें लेक्चर में कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।